अब आइए आपको सीधे हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पीएम मोदी रवाना हो रहे हैं रूस की यात्रा पर। ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का रूस दौरा, इस वक्त वो भारत से रवाना होते हुए, ये सीधी तस्वीर। वहां पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात, रूस के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी रवाना हो रहे हैं। ये उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। रूस का ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी का बहुत अहम है और भारत से रवानगी लेते वक्त ये प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आपके सामने। 22वां भारत रूस शिखर सम्मेलन जिसमें शामिल होंगे पीएम मोदी, उसमें हिस्सा लेना है उनको। एक नया अध्याय क्या शुरू हो जाएगा, इसी के साथ ही इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। भारत रूस की अटूट दोस्ती और उस दोस्ती को और मजबूत करने के लिए पीएम मोदी का ये दौरा अपने आप में बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भारत रूस शिखर सम्मेलन, 22वां ये शिखर सम्मेलन होगा। मॉस्को में भारतीयों से भी बातचीत पीएम मोदी करेंगे। जो भारत के लोग वहां पर रहते हैं उनसे भी पीएम मोदी मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और साथ ही अब वहां से क्या तस्वीरें सामने आती हैं उस पर भी लगातार भारत और रूस दोनों ही देशों के लोगों की नजर लगातार टिकी रहेगी। पीएम मोदी रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में उनको हिस्सा लेना है और आज से उनकी यात्रा की शुरुआत हो रही है। वहां पर जाकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात होगी। कई अहम मुद्दों पर बात भी होगी। दोनों ही देशों के बीच रिश्ते और किस तरीके से प्रगाढ़ हो और किस तरीके से मजबूत हो, इस पर फोकस किया जाएगा, इस पर जोर दिया जाएगा। भारत रूस शिखर सम्मेलन जो वहां पर होना है मॉस्को में, उसमें शामिल होने के लिए पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं यहां से, भारत से। और वहां पर जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं उनसे भी पीएम मोदी बातचीत करेंगे, उनसे भी मिलेंगे। वहां की तस्वीरें भी आएंगी। आशीष मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, ये पीएम मोदी का रूस दौरा शुरू हो चुका है। तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी यहां से इंडिया से रवाना हो रहे हैं रूस के लिए। क्यों ये दौरा पीएम मोदी का इतना खास इस बार हो जाता है? क्या इस दौरे के मायने हैं भारत और रूस के रिश्तों को लेकर, वो जरा बताइए। देखिए, ये 5 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी का जो द्विपक्षीय दौरा रशिया और भारत के बीच में है, उसकी शुरुआत हो रही है। विशेष तौर पर 2 प्रमुख बिंदुओं के पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो एक बहुत लंबा गैप आया था जब व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर इंडिया में आए हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी रशिया में मॉस्को गए हों। जो एक वार्षिक वार्ता होती है द्विपक्षीय दोनों देशों के बीच में, वो पिछले 4 सालों से नहीं हुई थी। दूसरा प्रमुख बिंदु है यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर के शुरू होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को जा रहे हैं। न केवल भारत और रशिया के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि भारत एक लौता ऐसा देश है, बड़ा देश है, जो कि एक नॉन अलाइन मूवमेंट के तहत एक न्यूट्रल अपना स्टैंड बना के रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जो वाक्य था कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर, जो उन्होंने समरकंद में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 4 साल पहले व्लादिमीर पुतिन को कहा था, उसके बाद काफी कुछ प्रभाव हमें देखने मिला था रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच में। अगर हम दूसरे द्विपक्षीय वार्ता वाले मुद्दों की बात करें तो न केवल ऑयल, जो बेसिकली एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू, बल्कि दोनों तरफ के बीच में जो व्यापार का डेफिसिट है, जो अंतर है, उसे काफी ज्यादा कम करने की कोशिश की जाएगी इस दौरे द्वारा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर दर्शकों को समझाएं कि जो रशिया से भारत को व्यापार होता है वो 65 बिलियन US डॉलर का होता है, लेकिन भारत केवल लगभग 4 से 5 बिलियन डॉलर का ही सामान रशिया को बेचता है। तो एक ट्रेड डेफिसिट का जो मुद्दा है उसको बहुत तेजी से एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम शेड्यूल की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी अभी रशिया के लिए रवाना हो रहे हैं। शाम को लगभग 5 से 6 बजे के आसपास वो मॉस्को में पहुंच जाएंगे। वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ में उनका स्वागत होगा। साथ ही जब वो होटल पहुंच जाएंगे उसके तुरंत बाद मॉस्को में क्रेमलिन में प्रेसिडेंशियल पैलेस में एक डिनर आयोजित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा। और कल भी
अगर आप आधा दिन का समय देखें, सुबह सबसे पहले कम्युनिटी इवेंट है, यानी कि जो भारतीय मूल के भारतीय नागरिक रशिया में रहते हैं उनके साथ में प्रधानमंत्री मोदी इंटरेक्ट करेंगे। उसके बाद में रीथ लेइंग करेंगे, जो कि अननोन सोल्जर्स टूम है वहां पर, और उसके बाद में वो एटम सेंटर में जाएंगे राष्ट्रपति पुतिन के साथ में, और फिर क्रेमलिन विजिट होगी जहां पे द्विपक्षीय वार्ता होगी। तो कल लगभग 12-1 बिल्कुल ठीक है आशीष, 2 दिन का उनका दौरा के पूरे भारत और रूस के लोगों के अलावा पूरी दुनिया की नजर भी पीएम मोदी के इस दौरे पर रहेगी, और एजेंडा क्या रहेगा, उनका पूरा शेड्यूल क्या है, उसके बारे में जानकारी आपने दी। बहुत शुक्रिया आशीष। अब आगे बढ़ते हुए बात बारिश से पानी पानी मुंबई की हम कर रहे हैं। एक बार फिर मुंबई में भारी बारिश का सालाना संकट शुरू हो चुका है। माया नगरी पर हर साल की तरह फिर आसमानी आफत इस बार भी टूट पड़ी है। बड़ी खबर आप जान लीजिए, बारिश की वजह से बेहाल है मुंबई। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज दिन भर बारिश का अलर्ट है, और साथ ही समंदर में 4.40 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, ये कहा गया। और मुंबई में दोपहर तकरीबन 2 बजे के आसपास हाई टाइड आएगा, ये भी कहा गया है। तो आज मुंबई वासियों को भारी बारिश का सामना करना पड़ेगा। हालांकि पिछले 2 दिन से लगातार मुंबई के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर चल रहा है, और आज भी राहत मुंबई के लोगों को नहीं मिलेगी, ये कहा गया है। देखिए, मुंबई में बीती रात 12 बजे से रुक रुक करके अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर चल रहा है। उसका नतीजा ये हुआ कि शहर के कई इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर पानी भर गया है, और पानी जमा होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में ट्रेन और बस सेवा पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है, ये जानकारी सामने आ रही है। तस्वीरें अलग अलग हिस्सों की आप देख रहे हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है, ट्रैफिक जाम लगने लगा है। तो लोकल ट्रेन में भी देरी से वहां पर ट्रेनें चल रही हैं। आज मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मुंबई के लिए, यानी मुंबई में बारिश का सिलसिला आज भी नहीं थमने वाला है, आज भी नहीं रुकने वाला है। तेज बारिश आज भी होगी, और मुंबई के अलग अलग इलाकों की ये तमाम तस्वीरें उसी परेशानी को आप तक पहुंचा रही हैं। और ये तमाम तस्वीरें सबूत हैं कि कैसे हर साल, ये सिर्फ इस साल की कहानी नहीं है, हर साल माया नगरी को लेकर किए जाने वाले बड़े बड़े दावे पानी में बह जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अंधेरी की तस्वीर आप देख रहे हैं, बोरीवली की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, विद्या विहार की तस्वीर भी है, कुर्ला की भी है, सायन की तस्वीर है, वीर देसाई रोड की तस्वीर है। हर जगह की स्थिति एक जैसी आपको नजर आ रही है। और देखिए, मुंबई की गांधी मार्केट से सूरज ओझा जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन बड़ी खबर उससे पहले आपको बताएं कि बीती रात से बारिश लगातार हो रही है मुंबई में, और बारिश की वजह से मुंबई में स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। आज कई राज्यों में बारिश तो हो रही है, लेकिन मुंबई की जो हालत है वो आपके सामने है। बारिश की वजह से स्कूल कॉलेज मुंबई में बंद कर दिए गए। सुबह आधे दिन के लिए बंद किए गए थे स्कूल, लेकिन अब ये जानकारी सामने वहां से आ रही है। अब आइए, ताजा स्थिति क्या बनी हुई है, सूरत हाल क्या है, उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे 3 सहयोगी जुट चुके हैं हमारे साथ। मुंबई की गांधी मार्केट से सूरज ओझा हमारे साथ बने हुए हैं, मुंबई के सायन स्टेशन से नम्रता दुबे हमारे साथ हैं, और अंधेरी से मृत्युंजय सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले सूरज, आपका रुख करते हुए गांधी मार्केट में आप खड़े हैं, दिखाइए जरा वहां की तस्वीर। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि पानी अभी भी थोड़ा बहुत भरा हुआ है। चूँकि 1.5-2 घंटे हो गए बरसात रुकी हुई है, लेकिन अब भी पूरी तरह से पानी निकालने में प्रशासन को सफलता नहीं मिली है। मैं इस तरफ भी आपको दिखाऊंगा कि देखिए, प्रशासन लगातार ये दावे करता है कि सारे नालों की सफाई हो चुकी है, लेकिन आप ये जो कचरा है, ये कूड़ा करकट है, इसे देखकर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर सफाई हुई है तो ये कहाँ से निकला। ये दरअसल कुछ समय पहले इस पूरे इलाके में पानी भरा हुआ था और पानी यहाँ से निकल नहीं पा रहा था, जिसके बाद आनन फानन में यहाँ की सफाई कराई गई, और आप देख सकते हैं उसका नतीजा, कितना कचरा, कितना फूल पत्ते, टायर्स, क्या कुछ नहीं इस नाले में थे, जिसे बाहर निकाला गया, और फिर तब जाकर यहाँ से पानी का निकास हो पा रहा है। मैं इस तरफ वापस से आपको दिखाना चाहूँगा कि कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बंद पड़ गई हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनके इंजन तक पानी कैसे गया होगा, पानी का स्तर इस इलाके में क्या रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि आज की बरसात ने ये जो प्रशासन है, बीएमसी है, उसकी पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। वहीं बता दें कि फ़्लाइट मुंबई में जो फ़्लाइट लैंड हो रही है, जो टेक ऑफ कर रही है, वो भी बेहद देरी से चल रही है। आधिकारिक रूप से जो बयान आया है उसके मुताबिक अब तक
27 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है अलग अलग एयरपोर्ट पर। ठीक है सूरज, बीएमसी के दावे इस बार भी पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर है, देखिए मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है और एनडीआरएफ की टीम वहां पर स्टैंड बाय पर है। तो अलग अलग हिस्सों में मुंबई के किस तरीके से बारिश, वहां की हर एक तस्वीर आपको हम दिखाने की लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। इस बीच में बड़ी खबर आपको हम बता दें कि एनडीआरएफ की जो टीम वहां पर स्टैंड बाय पर है। देखिए हालात और नियंत्रण में रहे ये पूरी कोशिश, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में लोगों के घरों तक पानी घुसा हुआ है। लोग बहुत परेशान हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं, सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आइए आपको साइन स्टेशन लिए चलते हैं। नम्रता दुबे वहां से हमारे साथ बनी हुई है। नम्रता, ये हर साल की कहानी है मुंबई की, आप तो हर साल यही ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं दर्शकों को, और इस बार भी बीएमसी के जो वादे, जो दावे, वो पानी में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां की क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, हर साल की स्थिति है और स्थिति हर साल बदतर होती जा रही है। मैं इस वक्त सायन रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। ये जो सड़क है वो सायन कुर्ला लिंक रोड मानी जाती है। यहाँ पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको सड़क कहीं नहीं दिखाई देगी, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। सड़कें जो हैं वो पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। लोगों की गाड़ियां यहाँ पर खराब होने लगी हैं। और आपको बता दें कि जो बगल में दीवार है वो सीधे सायन रेलवे स्टेशन जाती है, तो जो लोग बाहर आना चाहते हैं वो बाहर नहीं आ सकते। आप स्थिति सोचिए कि ट्रैक पर तो पानी है ही रेलवे के, लेकिन सड़क पर भी पानी है, तो मुंबई कर जाए तो जाए कहाँ? 1000 करोड़ का बजट होता है मुंबई का, लेकिन सब कुछ पानी में चला जाता है। ये हर साल की मानसून की स्थिति इस बात को बयां करती है। यहाँ पर न सिर्फ सड़क में, बल्कि अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो आसपास की जो दुकानें हैं लगभग उसमें भी पानी भर गया था, जिसको लोगों की तरफ से निकालने की कोशिश की जा रही है। और इस मुख्य सड़क पर ट्रैफिक जो है इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया है। बीएसटी की बसें हो, उनको यूटर्न करके यहाँ से जाना पड़ रहा है। हासिब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सड़क पर किस तरह लहरें उठ रही हैं और पानी का जो प्रभाव है, पानी जो यहाँ पर ठीक है नम्रता, गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई है, लोग वहां पर प्रभावित हैं, लोगों का सारा सामान डूब चुका है पानी में। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें ये नजर भी आ रहा है। आप रहे हमारे साथ। देखिए एक बार फिर से मुंबई के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर आपको हम दिखा दें, और इससे अंदाजा आप लगाइए कि मुंबई के लोगों को किस तरीके से तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरी की तस्वीर है, बोरीवली की तस्वीर है, किंग सर्कल की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, चेंबूर, वीरा देसाई रोड की तस्वीर है, सायन में आप देख रहे हैं विद्या विहार और कुर्ला। ये अलग अलग हिस्सों की 8 तस्वीरें आपके सामने, और जगह बदली हुई लेकिन तस्वीर एक सी आपको हर विंडो में नजर आएगी। और यही हाल है हर साल बारिश के सीजन में मुंबई की यही सूरत उभर करके सामने आती है। अंधेरी आपको लिए चलते हैं मुंबई के। मृत्युंजय सिंह वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय, दिखाइए जरा वहां की तस्वीर, क्योंकि हर साल जो दावे बीएमसी की ओर से किए जाते हैं वो दावे किस तरीके से हवाई साबित होते हैं, बहते हुए नजर आते हैं। वही बानगी जो तस्वीर हम दर्शकों को सुबह से दिखा रहे हैं उसमें भी नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, इसी साल का जो बीएमसी का बजट है वित्तीय वर्ष 2024-2025 का, वो है 52,000 करोड़। 52,000 करोड़ रुपए, जो कि देश के कई छोटे राज्यों के बजट से ज्यादा है। लेकिन कहाँ गया वो यहाँ गया, इस प्रकार की पानी में बह गया। तस्वीरें तो यही दिखाती हैं। मुंबई के अंधेरी इलाके में है, बारिश 2 घंटे से रुकी हुई है या फिर रिमझिम हो रही है, लेकिन अब तक पानी की निकासी नहीं हुई है। पानी की निकासी के लिए इस प्रकार के पंप लगाए गए हैं, लेकिन वे पंप नाकाफी हैं। तो यानी ये बताता है कि कहीं न कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है, कहीं न कहीं नालों की सफाई ठीक तरीके से नहीं हुई है, पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। इसीलिए तो ये कब से पंप चल रहे हैं, लेकिन पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और मुंबई रेंग रही है। दौड़ती भागने वाली मुंबई, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को दौड़ाती है, वो आज रेंग रही है। इसके ये जनजीवन प्रभावित हुआ है। स्कूल अगर कॉलेज की बात करें तो पहले आधे दिन के लिए, और अब जानकारी है कि पूरे दिन के लिए स्कूल कॉलेज प्राइवेट सरकारी बंद कर दिए गए हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र विधानसभा का कामकाज प्रभावित हुआ है। वहां पर मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन नेता और मंत्री भी वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं। जिनका कर्म मुंबई की जनता भुगत रही है, वो खुद अपने काम की जगह पर नहीं पहुंच पाए हैं। चुनौती यहां खत्म नहीं हुई है। चुनौती 1:50 पर है, क्योंकि 1:50 पर समुद्र में 4.40 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी हाई टाइड की। कल्पना कीजिए कि अगर उसी समय मुंबई में लगातार तेज मूसलाधार बारिश होती रही और एक तरफ हाई टाइड आए, तो एक बार फिर से मुंबई ख्याल रखें। और 2 बजे हाई टाइड का अलर्ट भी है, इसलिए भी मुंबई वालों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ताजा जानकारी के लिए और वहां का हाल हम तक पहुंचाने के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो मुंबई में जिस तरीके से लगातार बारिश का दौर चल रहा है, वहां की हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के अलग अलग हिस्से पानी में किस तरीके से डूब रहे हैं, ये तस्वीर एक बार फिर से आप देख लीजिए। सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। मॉनसून सीजन के शुरू होने से पहले तमाम दावे किए जाते हैं जल निकासी के बीएमसी की ओर से, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके से कैसे तस्वीरें सामने उभर करके आती हैं
उसकी तस्वीर आप देखिए। ये मुंबई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आज भी ऑरेंज अलर्ट है और दिन में तकरीबन 2 बजे के आसपास हाई टाइड का अलर्ट भी जारी किया गया है। देखिए, पहाड़ से मैदान तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पश्चिम से पूरब तक मानसून की मूसलाधार रफ्तार कहर ढा रही है। बारिश के चलते बिहार में नदियां उफान पर हैं। इस वक्त लोग बेहद परेशान हैं और ये तस्वीरें बिहार के वाल्मीकि नगर की आपको हम दिखा रहे हैं। वाल्मीकि नगर के बगहा की है, जहां नदी इस कदर उफान पर है कि लोगों का इधर उधर जाना मुश्किल हो गया कि लोगों का आवागमन किस तरीके से यहाँ पर मुश्किल है, उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वाल्मीकि नगर के बगहा की तस्वीर है। नदी बिहार में इस वक्त अधिकतर नदियां उफान पर हैं और लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में भी लगातार बारिश का दौर जारी, अलग अलग हिस्सों में नदियां उफान पर, नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और लोगों का जनजीवन किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, उसकी ये तस्वीर आपको हम वाल्मीकि नगर के बगहा के दिखा रहे हैं। देखिए, नेपाल में बारिश के बाद बिहार के अररिया के सिकटी में नूना नदी उफान पर है। बांध टूटने से गांव में पानी घुस गया है और कचना से खोरागाछ जाने वाली सड़क पर 3 फीट पानी बह रहा है, ये कहा जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। अब लोगों का घर पानी में डूबा हुआ आपको नजर आ रहा है। जहां पर लोग रहते हैं वहां आपकी नजर जहां तक जा रही होगी, इन तस्वीरों में सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है। गांव के गांव डूबे हुए हैं। अररिया में बांध टूटा और गांवों में किस तरीके से पानी घुस गया, अब लोग किस तरीके से यहाँ पर रह रहे होंगे उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लोगों का सारा सामान जलमग्न है, पानी में डूब गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त। बिहार के अलग अलग हिस्सों की भी परेशान करने वाली तस्वीरें और ये अररिया की आपने देखी। देखिए, बिहार की तरह यूपी की अधिकतर नदियां इस वक्त खतरे के निशान के करीब आ गई हैं और कई जगह हालात बाढ़ जैसे बने हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार का शोक कहे जाने वाली कोसी नदी खतरे के निशान पर बह रही है। शनिवार को कोसी बैराज से 3 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिससे नदी का जलस्तर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। लेकिन आसपास के इलाके में खतरा मंडराने लगा है। यूपी की तमाम नदियां उफान पर हैं। बस्ती में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिक्कत तो होती है, यहाँ पे कोई जो भी प्रॉब्लम है कोई सॉल्व नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ठेला एक थे भटोरे वाले, वो भी नहीं लगा पा रहे हैं, रोल वाले भी नहीं लगा पा रहे हैं, दुकान में बहुत दिक्कत है। लखीमपुर खीरी में 2 दिन की बारिश के बाद सड़कें तालाब में, नाले नदियों में तब्दील हो गए हैं। कई जगह इतना पानी जमा हो गया है कि लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। यूपी का ललितपुर भी बारिश का कहर झेल रहा है। यहाँ एक दिन की बारिश में नगर निगम के दावों की पोल खुलकर सामने आ गई है। यो पानी तपाईको 10:30 बजे रातितिर पर्यो हैन, 81 पानी आयो, बस्तीबाट हामीले भाग्नु पर्यो। पहिला त्यति त बारी हुन्थेन हैन, तर यो 2 सालदेखि हैन पानी बारी भइरहेछ। अनि अब यसको लागि अब के गर्नुपर्छ, अब राति हाम्रो पुलिस प्रशासनहरू पनि आएर अनि तपाईको जागरण दिनुभयो कि सूचना दिनुभयो कि अब तपाईहरु बचाउ आफै गर्नुस्। अब हामी जाउँ त जाउँ कहाँ। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बारिश से जिंदगी रुक सी गई है। यहाँ लभेर नदी उफान पर है, बावजूद इसके बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता है। लेकिन नदी का जलस्तर इतना ज्यादा है कि हादसे का खतरा मंडराने लगा है। पिछली बारिश में पुल टूटकर बह गया था, जिसके बाद यही एक रास्ता बचा हुआ है। समस्या तो सर ये है कि हमारे गांव की जो लभेर नदी है वो पिछले साल की बारिश में नदी का पुल जो ढह गया है, तो आम जनता और बच्चों को स्कूल जाने में समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ रहा है। नदी में पानी भी बढ़ रहा है, पानी का स्तर बढ़ने से थोड़ा सा जाने में समस्याएं हो रही। तो शासन प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है कि कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है, तो
ध्यान देते हुए इसका थोड़ा पुल का निर्माण थोड़ा जल्दी करें। ये इशू आप ही के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया। तो ढीमरखेड़ा जनपद में लालपुर और सगवा पंचायत के बीच में जो ये प्रॉब्लम अराइज हुई है, इसको हम जल्दी ही रिजॉल्व कराने का प्रयास करेंगे एवं ये सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए एवं यदि इसके अंदर किसी की गलती रही है, लापरवाही रही है, जो भी निर्माण कार्य पूर्व में हुआ था, उसकी भी जांच करेंगे। मौसम विभाग ने 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे आने वाले दिनों में बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है। ऐसे में सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक गलती जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ये बात उन पर्यटकों को ध्यान रखना जरूरी है जो मजे के लिए पहाड़ या दूसरे इलाकों में जा रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। हाथरस में भगदड़ की घटना के बाद सुर्खियों में आए नारायण साकार उर्फ भोले बाबा से जुड़ी बड़ी खबर है। भोले बाबा को लेकर साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का बड़ा फैसला। भोले बाबा को जल्द ही फर्जी संत घोषित करेगा अखाड़ा परिषद और लोगों से भोले बाबा जैसे फर्जी संतों से आगाह रहने की अपील की जाएगी। अखाड़ा परिषद जुलाई के तीसरे हफ्ते में प्रयागराज में एक बैठक करेगा और इस बैठक में भोले बाबा समेत संत और भगवान होने का दावा करने वाले कई भगवाधारियों और कथावाचकों को फर्जी बाबा घोषित किया जाएगा। ये बड़ी खबर है। प्रयागराज में कुंभ मेला प्रशासन के साथ 18 जुलाई को प्रस्तावित है अखाड़ा परिषद की बैठक, जिसमें ये बड़ा फैसला लिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को लेकर भोले बाबा को फर्जी संत घोषित किया जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से ये फैसला लिया जाएगा। कई कथावाचकों पर भी फैसला लिया जाएगा, उनसे लोगों को आगाह किया जाएगा। 18 जुलाई को अखाड़ा परिषद की बैठक संभव है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि यह बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हाथरस में जो भगदड़ हुई सत्संग के दौरान, उसमें 121 लोगों की जान गई, जिसके बाद से भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि फरार है और अब साधु संतों का गुस्सा किस तरीके से फूट रहा है उनके ऊपर, ये बड़ी खबर प्रयागराज से आपको हम दे रहे हैं। भोले बाबा को जल्द ही फर्जी संत घोषित करेगा अखाड़ा परिषद, ये इस वक्त की जानकारी। और लोगों से ऐसे जो फर्जी संत होते हैं उनसे सतर्क रहने के लिए कहा जाएगा, उनसे आगाह रहने के लिए कहा जाएगा, उनसे लोगों को आगाह किया जाएगा। और साथ ही देखिए, अखाड़ा परिषद जुलाई के तीसरे हफ्ते में प्रयागराज में बैठक करने वाला है, उनकी बैठक प्रस्तावित है और खबर यही आ रही है कि इसी बैठक में भोले बाबा समेत जो तमाम संत और भगवान होने का दावा करते हैं, कई भगवाधारियों और कथावाचकों को फर्जी बाबा घोषित किया जाएगा। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो 18 तारीख को बैठक हो सकती है अखाड़ा परिषद की, जिसमें कहा यह जा रहा है कि नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को फर्जी संत घोषित किया जाएगा अखाड़ा परिषद की ओर से। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जिसकी ओर से बड़ा फैसला लिया जाएगा। भोले बाबा फरार। अब देखिए, सीधे सीधे इस पूरे ही मामले में कटघरे में भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि को खड़ा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर वो पाक साफ है तो लापता क्यों है, वो सामने आकर क्यों नहीं सारी चीजें स्पष्ट करते हैं। और मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी जुड़े हैं अधिक जानकारियों के साथ। मोइन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, अब जो अखाड़ा परिषद है वो कड़ा फैसला लेने वाला है और ना सिर्फ भोले बाबा, बल्कि कहा यह तो जा रहा है कि जितने भी साधु संत खुद को परमात्मा बताते हैं, भगवान होने का दावा करते हैं, उन सभी को फर्जी घोषित किया जाएगा। क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, साधु संतों की जो सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है, हाथरस की घटना को लेकर चिंतित है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी फर्जी बाबा की वजह से या चमत्कार का दावा करने वाले बाबा की वजह से कोई घटना हुई हो जिसके खामियाजा संत समाज को भुगतना पड़ा हो। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने यह तय किया है कि वो नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को फर्जी संत घोषित करेगा। जल्द ही प्रयागराज मेला प्राधिकरण की तरफ से जो बैठक होने जा रही है, उस बैठक में भी इस मुद्दे को शोर से उठाया जाएगा और भोले बाबा समेत तमाम जो ऐसे संत हैं, तमाम ऐसे जो बाबा हैं जो खुद को संत कहते हैं, खुद के अवतारी पुरुष होने का दावा करते हैं, चमत्कार दिखाने का दावा करते हैं, उन्हें फर्जी बाबा घोषित करके वो लिस्ट महाकुंभ प्रशासन को दी जाएगी। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी हैं, उनसे जो हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने इस बारे में साफ तौर पर कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है उत्तर प्रदेश के अंदर तो संतों का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेगा, उनसे भी इस बारे में बातचीत करेगा और कहेगा कि ऐसे फर्जी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, उनको बड़े कार्यक्रम किए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और इतना ही नहीं, अखाड़ा परिषद ने यह भी कहा है कि मेला प्राधिकरण से, यानी जो महाकुंभ होने जा रहा है प्रयागराज में कुछ महीनों के बाद, उससे भी यह अनुरोध किया जाएगा कि भोले बाबा समेत जो कि तमाम दूसरे लोग हैं जो कि चमत्कार होने का दावा करते हैं, उनको मेले में ना तो जमीन दी जाए और ना ही दूसरी सुविधाएं दी जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। देखिए, हाथरस हादसे को 1 हफ्ता होने को है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया सूरजपाल उर्फ भोले बाबा है कहां। तो दूसरी ओर सूरजपाल को लेकर रहस्यों की परतें भी पूरी तरीके से खुल नहीं पाई हैं। इन्हीं में से एक है बाबा का एम फैक्टर। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के भक्तों में महिलाओं की बड़ी संख्या है। सेवादारों और बाबा की पिंक सेना में भी बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। वहीं नारायण साकार हरि के साथ मंच पर सिंहासन पर मौजूद रहने वाली महिला को लेकर भी अलग अलग दावे हैं, लेकिन सच्चाई है क्या? आखिर बाबा के बगल के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन है? इन्हीं सवालों का जवाब विस्तार से बताती आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। चमकती दीवारें, फलक का एहसास कराती छत, कई फीट ऊंची 4 दीवारी, सफेद संगमरमर की फर्श और शान शौकत का हर इंतजाम। इन्हें सिर्फ आश्रम मत समझिए, ये सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का मायालोक है। हाथरस से लेकर मैनपुरी तक, संभल से आगरा तक, इन आलिशान आश्रमों की दीवारों के पीछे रहस्य की कई कहानियां हैं, कई किस्से हैं, कई दास्तानें हैं। हाथरस में 121 मौत के जिम्मेदार माने जा रहे बाबा का ये ऐसा मकरजाल है जिसकी तह तक जाना जरूरी है, वो भी सवालों के साथ। कि सरकार हरि के सत्संग की सच्चाई क्या है? भोले बाबा की ज्यादातर भक्त महिलाएं ही क्यों हैं? सत्संग में महिलाओं को क्यों आगे बिठाया जाता था? साकार हरि की पिंक सेना की हकीकत क्या है? साकार हरि के साथ रहने वाली महिला कौन है? साकार हरि के सत्संग में हमेशा एक महिला स्टेज पर होती है। महिला बोलती एक शब्द नहीं, लेकिन सिंहासन पर बाबा के ठीक बगल में बैठती है। भक्त महिला को माँ जी, मातेश्वरी, जगत जननी जैसे कई नामों से पुकारते हैं। सवाल यह है कि ये महिला कौन है? इस सवाल का जवाब बाबा के भक्तों से ही सुनिए। वो जो महिला है बाबा के बगल में बैठी रहती है, वो कौन है? मैया है, मैया मैया जगजननी माँ है। एक माँ तुम्हें पैदा करती है, एक माँ हूँ जो रचना करती है बच्चे की, बना के देती है, वो माँ है भाई। अच्छा, हाँ वो माँ है। उनकी पत्नी है कि मामी है? ना, कोई नहीं है। अब तो अब कोई तन से कोई मतलब नहीं है, माँ है। माँ है, वे परमात्मा है। अब वो माता जगजननी है। अच्छा, जिनने हमें तुम्हें पैदा किया है, हैं? और जिनने हमें तुम्हें इतना बड़ा किया है, अब कुछ कर दें तो जरा में दुनिया लोटपोट हो जाए। अच्छा, क्या है ये? इधर देखिए, कौन है? जगत जननी माता श्री है और वो परमात्मा है। वो परमात्मा है और परमात्मा ही रहेंगे। महिलाओं के जवाब से साफ था कि हाथरस हादसे में 121 लोगों की मौत के बाद भी भक्तों में बाबा का भौकाल कम नहीं हुआ है। कुछ और महिलाओं से जानने की कोशिश की, उन्होंने भी ऐसी ही बात कही। ये भी बताया कि साकार हरि की गैर हाजिरी में वही महिला प्रवचन भी करती है। बहु बाणी देती है, सतो सत करती है जब परमात्मा ना होता है तो। हाँ, बहु पूरे संसार को ताए बहु आती है, बहु सतो सत करती है जब प्रभु जी ना आता है तो। अब वे माए पूरे संसार के ताए गोदी में लेके बैठी हैं। अब वे प्रभु जी हैं, वे पूरे संसार को सृष्टि रचाए वारे, बिना सृष्टि रचाई है। जगह वो पत्नी है कि उनकी मामी है? अरे बिना तंते काउ तो मत बनना है। वैसे पत्नी है, बिना तंते काउ तो मत बनना है। वे तो जगतजननी माँ है। इसे बाबा का तिलिस्म कहें, सम्मोहन का नाम दें या फिर
भक्तों की अंधभक्ति बताएं। लेकिन जितनों से पूछा सभी महिलाओं ने एक ही जवाब दिया। थोड़ा आगे बढ़े, एक महिला भक्त मिली जिन्होंने बाबा की तुलना भगवान से करने में देर नहीं की। वो मैया है मेरी, वो बाबा की पत्नी है। अच्छा, वो प्रवचन देती हैं? हाँ, हाँ। वो प्रवचन देती थी। हाँ। अब इस समय तो नहीं, मुझे चप्पल पहन लेते, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। हाँ। तो वो क्या है? मैया है? किस रूप में? मैया है। वो भी देवी हैं? देवी है, जैसे नारायण साकार हरि बैकुंठ धाम में बैठते थे, लक्ष्मी थी। वो विष्णु जी लेटे थे, नारायण साकार हरि, नारायण अलग है, विष्णु जी अलग हैं। वो चीज है। परमात्मा हम खुद ही नहीं समझते थे, हम खुद ही नहीं पहले मानते थे, लेकिन मैं विष्णु जी को मानती थी। विष्णु जी को मानते मानते मेरा ये हुआ कि मैं यहाँ आई तो मैं नारायण को साकार रूप में देखा, नर रूप में देखा। मैंने कहा ये तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। तब उन्होंने बाणी, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जग से न्यारा। ये जो जग से न्यारे हैं वो मेरे नारायण साकार हरि हैं। अच्छा, और ये पत्नी जो है वो क्या है? वो मैया है मेरी। वैसे कई दावों में सत्संग के दौरान मंच पर बैठने वाली महिला को बाबा की पत्नी या सेविका बताया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है? मैनपुरी में ही बाबा के भक्त रहे राजेश के परिवार ने चौंकाने वाला खुलासा किया। ये तो ढोंगी है, पाखंडी है, वो तो अपनी माई को रखता है। अच्छा, उनके साथ जो रहती है वो कौन है? माई उसकी मामी है। राजेश कुमार के मुताबिक उनका परिवार भी नारायण साकार का भक्त था। 21 मई को सत्संग में शामिल होने उनके चाचा महावीर सिंह गए थे, लेकिन तब से उनकी कोई खबर नहीं है। 2 जून को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। भोले बाबा के सेवादारों ने सत्संग में अनाउंसमेंट तक नहीं किया, पर्चा फाड़ कर फेंक दिया। तारीख में वहाँ पर्ची लगे गई, 22 तारीख लगे, 10 दिन तक लगातार पर्ची मैंने करी कंटिन्यू। वहाँ हर पर्ची डस्टबिन फाड़ता गया, करता वहाँ। उन्होंने बोला कोई खोए जाए, कोई मर जाए, इसका अनाउंसमेंट नहीं होता यहाँ पर। और 2-3 के पर्स वॉलेट खो गए, तोड़िया खो गई, उसके 10-10 बार अनाउंसमेंट करा, यहाँ पर्स ले जाओ। हाथरस हादसे के बाद ऐसी अनगिनत घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन साकार हरि को भगवान का अवतार मानने वालों की भी कमी नहीं। खासतौर से महिला भक्तों का एक तबका तो ऐसा है जिसे साकार हरि में परमात्मा तो बगल में बैठी महिला में जगत जननी नजर आती है। जगत जननी माँ है वो। अच्छा, हाँ। अच्छा, पत्नी है कि मामी है? नहीं, पत्नी है। कौन कहता मामी है? मैं तो उनके घर पे भी जा चुका है। वो उनकी पत्नी है, मामी नहीं है। कौन बता रहा है? तो वो एक तरीके से जगत जननी है, उनमें भी भगवान का रूप है। अरे भैया, आप मानो ना मानो, हम मानते हैं और हम मानते रहेंगे। आपको भी उन्हीं ने बनाया, हमें भी उन्हीं ने बनाया। वो जगत पिता है, वो जगत माँ है। जिस दिन उनका अंश नहीं होता है उस दिन उन्हीं का अंश हमारे तुम्हारे सबके अंदर है। साकार हरि का सत्संग जहां भी होता था, बगल के सिंहासन पर यह महिला नजर आती थी। महिला भक्त महिला को माँ जी या जगत जननी कहती हैं, तो कई दावों में महिला को बाबा की मामी भी बताया गया है। लेकिन बाबा की एक भक्त ने जो कहा वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। अब ये बताइए, बाबा के सत्संग में आप जाती हैं, बाबा के बगल में बैठी हुई महिला उनकी पत्नी है कि मामी है? पत्नी है, मामी नहीं है। ये सब गलत फहमी है। तो क्या करती हैं वो? वो कुछ नहीं करती हैं, उनके साथ आती हैं, बैठती हैं आगे। तो उनकी क्या भूमिका है वहाँ पे? किनकी? वहाँ क्यों बैठती हैं वो? वो उनकी पत्नी है, उनके साथ आती हैं, उनके साथ बैठती हैं आके। लोग कह रहे हैं कि वो जगत जननी है, माता है। हाँ, वो हैं, जगत जननी है, माता है। मैंने तो उनके 9 रूप दिखे थे, माता जी के। 9 रूप? 9 रूप। अच्छा। दुर्गा वाली का, शेरा वाली का, सब रूप देखे थे मैंने माँ जी का। नारायण साकार की ख्याति पिछले कुछ सालों के दौरान तेजी से बढ़ी। एटा, इटावा और हाथरस समेत कई जिलों में नारायण हरि के भक्तों की संख्या काफी बढ़ी। हाथरस हादसे से पहले साकार हरि को कम ही लोग जानते थे। अब बाबा इंटरनेशनल फेमस हो चुका है। बावजूद इसके साकार हरि को लेकर कई बातें राज ही हैं। मसलन कई दावों में भोले बाबा की पत्नी का नाम कटोरी देवी बताया जाता है। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि बाबा की पहली पत्नी का निधन हो चुका है। कई जगह ये दावा किया जाता है कि बाबा की पत्नी का नाम प्रेमवती है। सत्संग के दौरान बाबा के बगल में बैठने वाली महिला ही प्रेमवती है। साकार हरि को लेकर जितने मुंह उतनी कहानियां हैं, उतने ही दावे हैं, जिसकी वजह यह है कि नारायण साकार ने फरेब की दुनिया पर अपनी सल्तनत खड़ी की।
सेवादारों ने नारायण साकार को इंसान नहीं बल्कि भगवान का रूप बताकर भोली भाली जनता को बरगलाया। लेकिन हाथरस हादसे के बाद बाबा की सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। देखिए, हाथरस कांड से पूरा देश सदमे में है। किसी की आस्था पर सवाल नहीं है, भक्ति करना भी गलत नहीं है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि विज्ञान की 21वीं सदी में भी हमारे देश में वैज्ञानिकों से ज्यादा पॉपुलर बाबा हैं। और सवाल यह है कि आखिर इन बाबाओं के प्रति इतना आकर्षण कैसे बढ़ जाता है। खैर, तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है।